हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 8th में आपका चैप्टर चल रहा है रीचिंग टू एडोलेसेंस यानी यौवनावस्था की शुरुआत, किशोरावस्था के बारे में आपको इस चैप्टर में जानना है। तो कल के सेशन में हमने ये जाना था कि जब बच्चे 10 से 11 साल से शुरुआत हो करके ये उम्र जो है 18 साल तक चलती है, और चूंकि इंग्लिश में आप 13 to 18, तो उसके लास्ट में 13 और 18 के लास्ट में जो टीन लिख के आता है, इसलिए इसको आप जनरली टीन एज के नाम से जानते हैं। मैंने आपको बताया था कि पहला लक्षण क्या होता है कि लंबाई में यू कैन से कि अकस्मात वृद्धि होती है, यानी कि सडन चेंज आता है। अगर आप 4-5 साल के बाद, जैसे कि कल हम डिस्कस कर रहे थे कि अंजलि अपने भाई समीर से मिलने गई 5 सालों के बाद, तो उसने क्या देखा, एकाएक इतना बड़ा परिवर्तन उसको लगा कि उसका भाई बहुत ज्यादा, अंजलि बड़ी है, समीर छोटा है, फिर भी समीर लंबा हो गया था और अंजलि छोटी रह गई थी। तो चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और देखेंगे कि किस तरह से लंबाई को कैलकुलेट किया जा सकता है एक फॉर्मूले के तहत। बच्चों, जैसा कि स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं, एक फॉर्मूला है जिससे आप पूरी लंबाई की गणना कर सकते हैं। एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, यूज द गिवन फॉर्मूला टू कैलकुलेट द फुल हाइट। पूरी लंबाई को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट हाइट यानी कि वर्तमान लंबाई सेंटीमीटर्स में, और उसके बाद प्रेजेंट हाइट इन सेंटीमीटर्स अपॉन परसेंट ऑफ फुल हाइट एट दिस एज इनटू 100। तो इसको आप लिख सकते हैं कि वर्तमान लंबाई बटे वर्तमान आयु में पूर्ण लंबाई का प्रतिशत इनटू 100, है ना। चार्ट जो दिया गया था, चार्ट में दिए गए मान के अनुसार इसको आपको करना है। तो अगर इसको आप इस एग्जाम्पल के तहत अगर आप ये देखते हैं कि कैसे उसकी लंबाई को आपको नापना है, तो एग्जाम्पल कैसे लेंगे। मान लीजिए हम किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, समीर का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि जिसकी आयु, एक लड़का जिसकी आयु, इसमें एग्जाम्पल ले रहे हैं हम समीर, अंजलि का जो कजन था समीर, उसकी बात करें तो उसकी उम्र कितनी है, 13 है। उसकी लंबाई जो प्रेजेंट है वो कितनी है, 152 सेंटीमीटर टॉल है वो 13 साल की उम्र में। तो प्रेजेंट हाइट ऑफ समीर कितनी है, 152 सेंटीमीटर। अब इसको एग्जाम्पल नहीं लेंगे, सब बच्चे अपनी अपनी एज और अपनी अपनी हाइट को उसमें लगा लेंगे, औसतन अंदाजा लगा के। जैसे 152 सेंटीमीटर हाइट है ना, प्रतिशत जो वर्तमान आयु में पूर्ण लंबाई का प्रतिशत है वो कितना है, 88% है। इसके लिए आप चार्ट देख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर वृद्धि काल की समाप्ति पर उसकी लंबाई जो अनुमानित, यानी कि आप कम उम्र में ही इस फॉर्मूला की सहायता से ये अंदाजा लगा सकते हैं, इन मानों को फॉर्मूला में रख करके, कि जैसे आप 8th क्लास में हैं तो आप अपना ये आइडिया ले सकते हैं कि आप 18 साल के, अलग अलग बच्चा 18 साल का जब होगा तब उसकी कितनी हाइट होगी, मैक्सिमम क्या हाइट वो गेन कर पाएगा, वो आप इस फॉर्मूला से अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसमें हमने इन वैल्यूज को अप्लाई किया, है ना। तो हमें क्या, हमने देखा कि जब 18 साल की उम्र होगी उस समय पे समीर की हाइट कितनी होगी, है ना। तो ये जैसे मतलब लंबाई का भविष्य में आपकी लंबाई कितनी हो जाएगी वो आप इस फॉर्मूला के तहत समझ सकते हैं। Therefore, Samir's height at the age of 18 will be approximately 172 सेंटीमीटर्स। यानी कि इस फॉर्मूला के तहत इस सूत्र को नियम बना करके उसमें मान जितने थे उनको रख करके आपने ये पता कर लिया कि जब वो समीर 18 साल का हो जाएगा तब उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, है ना। तो ये मेजरमेंट आप बॉयज में और गर्ल्स में दोनों में कर सकते हैं, पूर्ण लंबाई का प्रतिशत देख करके। तो उसमें जैसे 8 वर्ष की आयु में लड़कों की पूर्ण लंबाई का प्रतिशत 72% होता है, और लड़कियां उस समय 77% तक लंबी हो चुकी होती हैं। 9 इयर्स की एज में लड़के 75% और लड़कियां 81%, है ना। यानी कि
उनकी जितनी लंबाई, ये जो प्रतिशत है इसको समझने का तरीका ये है कि जैसे कि 8 साल में मैक्सिमम कितना लंबाई बढ़ सकती है, तो जितना लंबाई लड़कियों की बढ़नी होती है उसका 77% वो गेन कर चुकी होती। इसका मतलब ये है, ये देख के नहीं कि यहाँ लड़की 100% लिख रहा है, तो मतलब कि जब किसी भी लड़के की आयु 18 साल की होगी या किसी भी लड़की की आयु 18 साल होगी, तो वो अपनी लंबाई का कितना प्रतिशत गेन कर चुके हैं। तो मतलब जनरली साइंस के हिसाब से, विज्ञान के हिसाब से, चिकित्सकों के हिसाब से जब 18-19 साल के हो जाते हैं लड़के लड़कियां, उसके बाद उनकी लंबाई में वृद्धि नहीं होती, मतलब बुढ़ापे तक लंबाई नहीं बढ़ती रहती है। लंबाई एक सर्टेन एज तक बढ़ती है और उसके बाद फिर दूसरे परिवर्तन होते हैं शरीर में, है ना। तो ये चार्ट आपको समझाने की या बताने की कोशिश कर रहा है ना, कि देखो लड़कियां, देखो इसमें आप चार्ट में देखोगे तो 17 इयर्स की एज पे लड़के 99% अपनी जो हाइट थी वो खींच चुके हैं, यानी 1% की अभी भी गुंजाइश है, संभावना है। लेकिन लड़कियों की चार्ट के हिसाब से लड़कियां अपनी 100% हाइट को 17 इयर्स तक खींच लेती हैं, उसके बाद उनकी हाइट नहीं बढ़ती है ना। कुछ किसी स्पेसिफिक केस में अगर 1-आधा इंच बढ़ सके तो वो उसको नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो साइंस या मेडिकल साइंस जो कहता है उसके हिसाब से 17 साल की उम्र तक लड़कियां अपनी लंबाई खींच लेती हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि कोई भी लड़की 17 साल की उम्र तक जितना लंबा होना था वो हो गई, उसके बाद 17 साल के बाद उसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी। और अगर बिल्कुल पॉइंट में कहीं बढ़ जाए तो वो कोई But does this formula give an exact measurement of height in all boys and girls? मैंने आपको बताया था कोई भी फॉर्मूला किसी के भी बारे में एग्जैक्ट कोई भी मान नहीं दे सकता है, क्योंकि किस पर डिपेंड होता है, ये जो फैक्टर्स होते हैं लाइक जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, तो ये डिपेंड करता है पेरेंट्स पे। अगर किसी बच्चे की पेरेंट्स बहुत लंबे हैं, है ना, तो ये गिवन टेबल उन पे फेल हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से सबसे बड़ा परिवर्तन क्या हुआ, लंबाई में। दूसरा, इस समय पे क्या होता है, ऑल्सो प्रॉपर इंटेक ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स एंड कंज्यूमिंग अ बैलेंस्ड डाइट प्रोवाइड्स प्रॉपर नरिशमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। Therefore, it is essential for adolescents to eat a balanced diet and adopt healthy eating habits for proper growth and nourishment. यानी कि अपने पोषण के लिए, अपने सही तरीके से वृद्धि होने के लिए अच्छा खाना, संतुलित आहार लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसी से आप ये जो ऑप्टिमम ग्रोथ है वो पा सकते हैं, है ना। तो अब इसमें क्या आपने लंबाई देखा कि आयु के साथ बढ़ती ऊंचाई का जो प्रतिशत है उसको आप एक ग्राफ भी बना सकते हैं। ग्राफ बना करके एज को आप एक्स एक्सिस पर रखें और जो हाइट का परसेंटेज है उसको आप वाई एक्सिस पे रखें, और उसके बाद ग्राफ बना के देखें लड़के और लड़कियों की अलग अलग आयु, जो आपको चार्ट में दिया गया है तरीका, उस तरीके से आप ये ग्राफ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो प्रारंभ में, शुरुआत में लड़कियां जो हैं वो लड़कों की अपेक्षा थोड़ा तेजी से बढ़ती हैं, है ना। लेकिन जब 18 साल की आयु की बात होती है तो दोनों अपनी अधिकतम लंबाई यानी ऑप्टिमम हाइट जितनी थी वो पा चुके होते हैं। अब उस समय पे जब देखते हैं तो जनरली बात हो रही है औसतन, यानी जनरली क्या होता है कि लड़के थोड़ा सा लंबे हो जाते हैं और लड़कियां लड़कों के जितनी लंबी नहीं हो पाती, है ना। वो बात उनके कान तक रहेंगी, कंधे तक, या थोड़ा सा कोई कोई बराबर भी हो सकता है। तो डिपेंड किस पे करता है, वो पेरेंट्स से जो जीन्स मिले हैं फैक्टर्स उस पे डिपेंड करता है। मान लीजिए किसी के मम्मी पापा एथलीट रहे हों, खेल कूद में बहुत ज्यादा रहे हों, और मम्मी पापा की, माता पिता की लंबाई बहुत ज्यादा रही हो, या फैमिली हिस्ट्री में सब लोग बहुत ज्यादा लंबे हों, तो कोई लड़की भी बहुत लंबी हो सकती है। तो ये नियम सब पे लागू नहीं होता, है ना। औसत नियम होते हैं ये, 100% ये लागू नहीं होते,
है ना। तो अब देख रहे हैं कि जब टीनेज की शुरुआत होती है उस समय तीव्र गति से बढ़ते हैं और बाद में यानी कि सडन चेंज आता है अचानक। तभी अंजलि जब समीर से मिली अपने भाई से तो उसको अचानक ही ये परिवर्तन लगा कि समीर जो है वो लंबा हो गया था और अंजलि उसकी कितनी लंबी नहीं हो पाई थी। यानी कि 5 सालों में ही बहुत कुछ चेंज हुआ और समीर जो है अंजलि से लंबा हो गया। तो यानी कि जब टीनेज की शुरुआत होती है तो हाइट बहुत तेजी से बढ़ती है, इसलिए कहा जाता है कि उस समय पे संतुलित आहार का और संतुलित खान पान का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही उम्र है जिस समय पे आपको खूब अच्छे से खेल कूद करना चाहिए, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि आपका जो ऑप्टिमम हाइट आप पा सकते हैं वो पा लें, क्योंकि एक उम्र के बाद लंबाई जो है वो नहीं बढ़ती है ना। अब इसमें देखते हैं कि शरीर के सभी अंग जो है वो समान दर से वृद्धि नहीं करते, है ना। कभी कभी क्या होता है कि हाथ पैर बड़े दिखाई पड़ते हैं और चेहरा जो है वो लगता है कि बिल्कुल छोटा सा, चेहरा छोटा सा लगता है, हाथ पैर बड़े हो जाएंगे। तो ये संतुलित तब होता है जब एक उम्र के बाद, है ना, शरीर जब सुडौल हो जाता है तब ये आपको संतुलित। इसीलिए जो टीनेजर्स होते हैं वो मतलब अपनी जैसे लड़कियां हैं वो अपनी मम्मी के जैसी बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ती, उनका शरीर बिल्कुल अलग होता है ना। लड़के जो हैं वो अपने पापा के जैसे नहीं दिखाई पड़ते, बनना उनको भी बाद में वैसे ही है, लेकिन उस समय पे वो वैसे नहीं दिखते हैं। तो पहला चेंज तो ये है कि सडन हाइट में चेंज होता है। दूसरा चेंज क्या होता है, चेंज इन बॉडी शेप, यानी शरीर के आकार में भी जो है वो चेंज आता है। Another major change which occurs in the body of an adolescent is the change in body shape. These changes are different for boys and girls. जैसा कि आप सभी को पता है, शरीर में शारीरिक संरचना में जो चेंज होता है, शरीर के आकार में जो परिवर्तन होता है, वो बॉयज के लिए अलग होता है और गर्ल्स के लिए अलग होता है। जैसे while in boys the shoulders become broad, लड़कों के कंधे चौड़े हो जाते हैं, and chest becomes wide. In girls the region below the waist becomes wider, है ना। ऑल्सो मस्कुलर डेवलपमेंट इज मोर प्रोमिनेंट इन बॉयज देन इन गर्ल्स। मसल्स जो होते हैं, है ना, जैसे जिम करने के बाद अगर हाथों को फोल्ड करें तो हाथों की मसल्स जो लड़कों की होती हैं वो ज्यादा दिखाई पड़ती हैं और गर्ल्स के अंदर उतना मसल्स का डेवलपमेंट नहीं होता है, क्योंकि शरीर उस हिसाब से वृद्धि करता है जैसा प्रकृति ने उसको बनाया है, जैसी प्राकृतिक आवश्यकता है ना। तो चेंजेस और क्या क्या होते हैं, एक तो बॉडी शेप में चेंज होता है, दूसरा चेंज इन वॉइस, आवाज में भी चेंज होता है। छोटे बच्चे की आवाज में और जो टीनेजर्स होते हैं उनकी आवाज में भी फर्क होता है। जब छोटे होते हैं तो आवाज बहुत स्वीट होती है ना, बहुत, लड़के लड़कियों की दोनों की आवाज लगभग एक जैसी होती है। पर जब बड़े होते हैं धीरे धीरे तो आवाज में भी परिवर्तन होता है, वो आप सबको फील हो रहा होगा, है ना। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट द वॉइस ऑफ सम ऑफ योर मेल क्लासमेट्स, जो आपके साथ के लड़के हैं, दोस्त हैं आपके, उनकी आवाज कैसी हो गई है, हॉर्स हो गई, मोटी। मतलब पहले इतना मोटा नहीं बोलते थे जितनी आवाज बाद में चेंज हो जाती है, हॉर्स कहते हैं उसको। वो थोड़ा सा आवाज रगड़ के आती है ना, उसमें चेंज है, स्वर में परिवर्तन हो जाता है। जो आवाज जो बोलते हैं हम, तो हमारे स्वर में भी परिवर्तन होता है, यानी कि उनकी आवाज फटने सी लगती है, मतलब उसको कह सकते हैं कि आवाज फट रही है। तो आवाज फट नहीं रही होती, वो क्या होता है कि हमारे शरीर में बहुत सारी ग्लैंड्स हैं, है ना। जब परिवर्तन हो रहा होता है तो ये जो चेंजेस होते हैं बहुत सडन, कुछ चेंजेस हैं जो सडन होते हैं, जैसे लंबाई में परिवर्तन आपको अचानक दिखाई पड़ेगा कि अचानक ही 1-2 महीने में लंबाई, जितना आपने 10 साल में लंबाई खींची थी उतना आपने 6 महीने में खींची, है ना, ऐसा दिखाई पड़ेगा। लेकिन आवाज जो है ये धीरे धीरे चेंज होती है ना। तो लड़कों का जो स्वर यंत्र होता है, जिसको लैरिंक्स, यहाँ कंठ जहाँ पे होता है, गर्दन में यहाँ पे स्वर यंत्र होता है और इस अंग को क्या कहते हैं, लैरिंक्स कहते हैं। तो लैरिंक्स क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होने लगता है और इसलिए वो लड़कियों की अपेक्षा लैरिंक्स लड़कों का जो है, अगर आप टच करके देखें तो यहाँ पे बॉयज को वो हड्डी आप टच भी करके फील कर सकते हैं, वो थोड़ा बड़ी होती है और गर्ल्स की वो हड्डी उतनी बड़ी नहीं होती। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द चेंजेस एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी।
परिपक्वता के समय पे ये चेंज भी इसके साथ होता है। दिस अकर बिकॉज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इन बॉयज, लड़कों में क्या होता है, द वॉइस बॉक्स, यानी वॉइस का मतलब क्या, आवाज, और बॉक्स का मतलब क्या, एक बॉक्स, तो कह सकते हैं स्वर यंत्र जो होता है, आवाज की जो मशीन है हमारे शरीर में, वो थोड़ी सी ग्रोथ होने लगती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं लैरिंग्स। क्या कहते हैं, लैरिंग्स बिगिंस टू ग्रो एंड प्रोट्रूड फ्रॉम द थ्रोट, आपके गर्दन से बाहर झांकने लगती है, मतलब वो आपको जो उसका शेप है वो बड़ा इतना होगा कि वो दिखाई भी पड़ेगा। अगर आप गर्दन पे देखें तो सामने की तरफ वो बॉयज का दिखाई पड़ता है, और इसको क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल के नाम से। इसका नाम क्या है, एडम्स एप्पल। इसका क्या नाम है, जो स्वर यंत्र है बॉयज का वो क्या कहलाता है, एडम्स एप्पल कहलाता है। द एनलार्जमेंट ऑफ द लैरिंग्स मेक द वॉइस लो पिच्ड एंड हॉर्स। तो ये जो लैरिंग्स का एनलार्जमेंट है, ये इसके कारण क्या होता है, लड़कों की आवाज फटने लगती है, यानी कि पिच उनकी लो होती है और आवाज जो है वो मोटी होने लगती है, इसी को कहते हैं कि आवाज फट रही है। और गर्ल्स में ये एडम्स एप्पल नहीं होता, मतलब जो स्वर यंत्र है वो बड़ा नहीं होता साइज में, तो इससे गर्ल्स की वॉइस जो है वो हाई पिच्ड होती है ना। गर्ल्स की और बॉयज की आवाज में जो फर्क है उसका कारण क्या है, लैरिंग्स के अंदर जो ग्रोथ होती है एडोलेसेंस के टाइम पे, वही इसका रीजन है ना। तो अब आप ध्यान देंगे कि जो आपके साथ में पढ़ने वाले लड़के हैं उनकी आवाज डिफरेंट हो चुकी है या शुरुआत है, 10th में पहुंचते पहुंचते उनकी आवाज एकदम ही चेंज हो जाएगी। तो स्वर यंत्र लड़कों वाला जो है वो ज्यादा अपेक्षाकृत, लड़कियों की अपेक्षा वो लड़कों वाला स्वर यंत्र बड़ा हो जाता है, और गले में सामने की तरफ टच करने पर, जिसको कहते हैं गले की हड्डी, एकदम गर्दन जहां होती है वहां पे वो आपको उभरे हुए भाग की तरह दिखाई भी पड़ता है। बॉयज की गर्दन में वो आपको दिखाई भी पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा होता है। तो जिसको क्या कहते हैं, इसी को आप एडम्स एप्पल कहते हैं, या क्या कहते हैं, कंठमणि, इसी को आप कंठमणि भी कहते हैं। आपको अगर एडम्स एप्पल लर्न होता है तो आप एडम्स एप्पल लर्न कर लीजिए, आपको कंठमणि लर्न होता है तो आप इसको कंठमणि लर्न कर सकते हैं। लड़कियों में जो स्वर यंत्र होता है ये लड़कों की अपेक्षा छोटा होता है ना, और सामान्यतः जनरली ये बाहर से दिखाई नहीं पड़ता। सामान्यतः लड़कियां जो हैं वो हाई पिच, उनकी आवाज जो है वो उच्च तारत्व वाली होती है, यानी कि हाई पिच जो वॉल्यूम होता है उनका, जबकि लड़कों का जो स्वर है वो गहरा होता है, वो लो पिच्ड होता है। ठीक है, अब जो टीनेजर लड़के होते हैं उनमें जो, इसीलिए देखो इस समय पे जोर से, बहुत जोर से दबाव लगा के चिल्लाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि बहुत जोर से, डॉक्टर्स कहते हैं ऐसा कि बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला के, दबाव बना के चिल्लाना नहीं चाहिए, कि उससे क्या होता है, जो आपका कंठ है वो क्या होता है, वो खराब होता है, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, स्वेलिंग आ सकती है, कुछ और दिक्कत हो सकती है, तो वो नहीं होना चाहिए। उससे वृद्धि क्या है, अनियंत्रित हो जाती है ना। जब उसकी मसल्स में अनियंत्रित वृद्धि हो जाएगी, अनकंट्रोल्ड होगी, तो आवाज जो है वो खराब होने लगती है। कभी कभी आप देखते हैं कि नॉर्मली भी आवाज खराब हो जाती है और बहुत ज्यादा समय तक खराब रहती है, आवाज खराब हो जाती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आपका जो स्वर यंत्र है, जो लैरिंग्स वाला पार्ट है, उस पर बहुत ज्यादा दबाव जब बनता है तब इस तरीके से होता है ना। तो अब क्या आपको इतना समझ में आ गया कि फटी आवाज क्यों होती है, मतलब लड़कों की आवाज जो है फटने लगेगी या भर्राने लगेगी, ऐसा बोल सकते हैं, हॉर्स वॉइस हो जाती है, और आवाज जो है उनकी लो पिच्ड होती है, यानी कि उनका जो तारत्व है उनकी स्वर का वो उतना उच्च नहीं होता, और लड़कियों का जो तारत्व है वो उच्च होता है, यानी कि हाई पिच्ड होती है गर्ल्स की वॉइस, और बॉयज की वॉइस हाई पिच्ड उतनी ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो ये स्वर यंत्र में चेंज होता है पहला। उसके बाद क्या है, कुछ ग्लैंड्स में भी चेंज होता है, कुछ ग्लैंड्स में भी परिवर्तन होता है, कुछ ग्रंथियां भी क्या होती हैं, होती सब में पहले से हैं, लेकिन एक्टिविटी उनकी चेंज हो जाती है, यानी एक्टिविटी उनकी बढ़ जाती है। कौन कौन सी एक्टिविटी बढ़ती है ये देखेंगे।
increased activity of the sweat glands and the sebaceous glands. सक्रियता बढ़ जाती है कुछ ग्रंथियों की। वो कौन कौन सी ग्रंथियां हैं जिनके बारे में जिनकी सक्रियता बढ़ती है? वो आपकी श्वेत ग्रंथियां हैं और तैलीय ग्रंथियां हैं। यानी कि स्किन, आप देखेंगे स्किन जो है वो एक्ने पिंपल्स वाली हो रही है, स्किन ऑयली हो रही है, यानी तैलीय ग्रंथियां ज्यादा एक्टिव हो गई। और जो स्वेटिंग होता है, गर्मियों के मौसम में पसीना आने वाली जो प्रक्रिया है, जनरल जो मौसम में हो, जो सब शारीरिक शरीर में होती है मनुष्य के, तो उसमें भी थोड़ा सा परिवर्तन होता है। यानी उसकी भी स्वेट ग्लैंड्स की और सेबेशियस ग्लैंड्स की जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। किशोरावस्था में यानी कि टीन एज में जो श्वेत और तैल ग्रंथियों का सिक्रीशन बढ़ जाता है। एक्टिविटी बढ़ने का मतलब क्या है कि उससे जो भी मटेरियल सिक्रीट होता है हमारी बॉडी में वो बढ़ जाता है। तो वो क्यों बढ़ता है? क्योंकि इन ग्लैंड्स की एक्टिविटी जो है वो ज्यादा हो जाती है। अधिक क्रियाशीलता के कारण कुछ व्यक्तियों के चेहरे पर, कुछ बच्चों के चेहरे पर फुंसियां और मुहासे, एक्ने, पिंपल्स, ये सब जो होते हैं ये सब इसी के कारण होते हैं, है ना। तो ये क्या है? ये टीन एज का ही एक सिम्टम है। श्वेत ग्रंथि जिसको आप सेबेशियस ग्लैंड कहते हैं, स्वेट ग्लैंड कहते हैं, तैल ग्रंथि और लार ग्रंथि जैसी कुछ ग्रंथियां, आप सबको पता है कि जो ग्लैंड्स होती हैं वो सिक्रेशन जो है अपना निकालती रहती है ना। तो इसको, ये अंतरस्रावी ग्रंथियां जो हैं वो हॉर्मोन्स को सीधा आपके ब्लड में रिलीज कर देती हैं। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? इनको नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। मतलब इसमें कोई डक्ट, इन ग्लैंड्स में कोई स्पेसिफिक डक्ट नहीं पाई जाती है। ये ग्लैंड्स होती हैं और जो सिक्रीशन होता है उसको डायरेक्ट ब्लड में रिलीज करती हैं। ठीक है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट अ लॉट ऑफ टीनेजर्स फेस द प्रॉब्लम्स ऑफ एक्ने एंड पिंपल्स. व्हाई इट इज सो? In adolescence, the secretion of the sweat glands and the sebaceous glands increase. जो स्राव होता है आपका तैलीय ग्रंथियों का और श्वेत ग्रंथियों, यानी जो सिंपल भाषा में बोलेंगे जो आपकी शरीर में ऐसी ग्रंथियां हैं जिससे तेल निकलता है, ऑयली ग्लैंड, ऑयल निकालने वाली, ऑयल सिक्रीशन वाली ग्लैंड्स जो होती हैं वो, और जिसे पसीना निकलता है वो दोनों ग्लैंड्स का सिक्रीशन जो है वो बढ़ जाता है। दिस लीड्स टू द अकरेंस ऑफ एक्ने एंड पिंपल्स, है ना। तो इसके लिए जनरली कहते हैं कि जब ऑयली स्किन होने लगती है तो अब साफ सफाई का, देखो इस उम्र में साफ सफाई का भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ठीक है। और क्या होता है बच्चों? और होता है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। इस उम्र में जननांगों का भी विकास होता है ना। अटेनिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी इज द मेन एम ऑफ एडोलेसेंट एज। जो प्राकृतिक तौर पे परिवर्तन हो रहे हैं सबके शरीर में, उसका जो मेन कारण है वो क्या है कि सेक्सुअल मैच्योरिटी को गेन करना ही इसका मेन कारण है। तो धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं। अचानक से कोई छोटा बच्चा बड़े में परिवर्तित नहीं हो सकता, ग्रोथ धीरे धीरे होती है। तो वो ग्रोथ धीरे धीरे होते होते कोई जो छोटा लड़का है वो यंग मैन में कन्वर्ट हो जाता है, और जो फीमेल गर्ल्स हैं, मतलब फीमेल है, जो फीमेल बेबी है वो यंग लेडी में कन्वर्ट होती है। लेकिन ये प्रोसेस होती है बहुत धीरे धीरे। देयरफॉर वेरियस चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड इन द सेक्स ऑर्गन्स ऑफ एडोलेसेंट ड्यूरिंग प्यूबर्टी। अब स्पेसिफिक क्या चेंज होता है? In males, sex organs like the testis and the penis develop and the testis starts producing sperms, है ना। तो मेल्स में ये सबसे बड़ा चेंज है। और गर्ल्स में क्या होगा? जब आपने रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स वाला चैप्टर, जो लास्ट चैप्टर आपने पढ़ा था, उसमें हमने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया था। तो उसमें क्या समझा था हमने कि टेस्टिस में स्पर्म्स का फॉर्मेशन होने लगता है पहला, और गर्ल्स में ओवरीज जो हैं वो एनलार्ज होती हैं और मैच्योर एग्स का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये टाइम के साथ साथ बहुत स्लो प्रोसेस है। अचानक एक दिन में नहीं होता, बहुत स्लो प्रोसेस है और बहुत धीरे धीरे होता है, जो आपको बिल्कुल अचानक दिखाई नहीं पड़ेगा, वो टाइम के साथ आपको दिखाई पड़ेगा, है ना। इस समय और भी
बहुत सारे चेंजेस होते हैं, है ना। मैंने आपको बोला कि सामाजिक बदलाव आपको खुद महसूस होगा, आपके प्रति लोगों का रवैया आपको महसूस होगा, आपका मानसिक स्वास्थ्य जो है वो भी बहुत ज्यादा असर करता है, मानसिक स्वास्थ्य जो है उस पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो उस समय पे आपका मानसिक, बौद्धिक और संवेदनात्मक परिपक्वता इस समय पे आपको मिलती है, यानी कि आप धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। एक लाइन ये आपको कम से कम दिन में कुछ नहीं तो 10-15 बार तो सुनने को मिलती ही होगी। ऐसा मत करो, अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हो, ऐसा मत करो, अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हो, अब तुम बड़े हो गए हो। कुछ बच्चों को ये भी सुनने को मिलता होगा कि अब आप बड़े हो गए हो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, है ना, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ। बहुत सारी रूल्स, बहुत सारे रेगुलेशंस, बहुत सारी नियम, बहुत सारे कानून लगाए जाते हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है, ये सही है, ये गलत है। तो ये सारे, ये करते करते इसमें कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। आपको अपने आप को खुद सीखना चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही है। धीरे धीरे समझते समझते फिर आप बड़े हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि कब आप बड़े हो गए। तो उस समय पे टेंशन मतलब स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए। आपकी उम्र है, बिल्कुल मस्त पढ़िए, लिखिए, खाइए, पीजिए और आपकी ग्रोथ अपने आप हो जाएगी। ये जो मैच्योरिटी है इंटेलेक्चुअल, ये इजीली धीरे धीरे होती रहती है ना। तो अपार्ट फ्रॉम वेरियस फिजिकल चेंजेस, बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ एडोलेसेंस जो होता है उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे इमोशनल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल चेंजेस भी होते हैं इस समय पर। यानी कि आपका मानसिक स्वास्थ्य, उस वो भी बहुत मतलब मेंटल हेल्थ मैटर्स, आपका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है ये बहुत बड़ा प्रभाव डालता है कि आपका फ्यूचर। देखो मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, सबसे बड़ा प्रभाव ये डालेगा कि आपका रिजल्ट कैसा आएगा। जिस बच्चे का मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा है वो हमेशा स्पोर्ट्स में आगे रहेगा, पढ़ाई में आगे रहेगा, चीजों को जो पढ़ाया जा रहा है उसको ढंग से समझेगा, एग्जाम में अच्छा लिखेगा और मार्क्स भी आपको अच्छे मिलेंगे। तो मेंटल हेल्थ मैटर्स, इसीलिए बोलते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात कि किसी भी टाइप की प्रॉब्लम होने पर अपने बड़ों से उसको साझा करना जरूरी है। अगर आप शेयर नहीं कर पाते अपनी बातों को तो शेयर करना चाहिए। और ये हमेशा मानिए कि जो आपके साथ के बच्चे हैं उनको उतनी ही इंफॉर्मेशन है जितनी आपको है। किसी भी चीज के बारे में नॉलेज, एक्सपर्ट से राय लेनी चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए आपकी हड्डी में कोई चोट लगती है, अगर उदाहरण के तौर पे आप देखें, आपकी हड्डी में कोई चोट लगी है तो कौन से डॉक्टर के पास जाओगे दिखाने के लिए? अगर आप किसी फिजिशियन को दिखा देते हो, जनरल फिजिशियन को, तो क्या वो आपकी हड्डी की तकलीफ को बिल्कुल सही कर सकता है? तो मुझे ऐसे लगता है कि आपको किसको दिखाना चाहिए, बिल्कुल जो हड्डियों का स्पेशलिस्ट हो, है ना, बोन स्पेशलिस्ट जो होगा, ऑर्थो का डॉक्टर होगा, वो आपकी हड्डी की तकलीफ को सही समय पे सही तरीके से पकड़ेगा। तो कभी भी किसी चीज के बारे में राय लेने के लिए हमेशा एक्सपर्ट की ही राय लें। कभी भी छोटी अपने साथ के बच्चों की हर बात को नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जो आपके साथ के बच्चे हैं वो आप ही की उम्र के हैं ना। तो आप ये कैसे मानोगे कि उसको ज्यादा जानकारी है और आपको कम है? आप जो लड़कियां हैं वो अपनी माँ से पूछ सकती हैं, सिंपल। आज के समय में माँ से बड़ा दोस्त कोई नहीं होता। और बॉयज जो हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को अपने फादर से शेयर कर सकते हैं, बड़े भाई से भी शेयर कर सकते हैं, या बड़ी बहन हो तो उनसे भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये सोचो कि आपकी क्लास का दूसरा बच्चा जो है वो आपसे ज्यादा जानता है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि आपकी उम्र और उसकी उम्र समान है, आप दोनों ने पृथ्वी पर उतना ही जीवन बिताया, तो ज्यादा कैसे कोई जान सकता है ना। तो इसके लिए हमेशा एक्सपर्ट की राय लेनी चाहिए। अब और क्या क्या चेंजेस होते हैं? देयर वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का तरीका बदल जाता है, स्टार्ट्स टू चेंज एंड दे बिकम मोर इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ कॉन्शियस। ऐसे बच्चे क्या होते हैं, उस समय पे अपने आप को मतलब ये समझने लगते हैं कि हम बहुत ज्यादा समझदार हैं, हम बहुत ज्यादा क्या हैं, समझदार हैं। ऐसा लगता है कि हम बहुत ज्यादा समझदार हैं और मम्मी पापा हमें समझते ही नहीं। सबसे बड़ी समस्या होती है इस उम्र में, बच्चों को ये लगने लगता है कि मम्मी पापा हमें समझते ही नहीं है और हम ज्यादा समझदार हैं। लेकिन उस जगह पे आप रुको और ये सोचो कि इस उम्र को पार करके ही आपके माता पिता बने हैं।
तो आपकी सारी समस्याओं को वो समझते हैं, लेकिन माँ बाप जहाँ रोक लगाते हैं तो माता पिता या आपके शिक्षक शिक्षिकाएं वो ये नहीं चाहते कि उनको कोई प्रॉब्लम अगर हुई हो तो वो ये नहीं चाहते कि आपको भी वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। इसलिए जैसे एक है कि बिना बना हुआ खाना आपको दिया गया, आप उसको पकाएंगे फिर खाएंगे, और एक है कि पका करके आपको सब्जी दे दी गई कि आप स्वाद लेके खाओ। तो अनुभव जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सीखने के कई तरीके होते हैं। एक तो होता है आप लर्निंग बाय डूइंग, जैसे साइंस में छोटी क्लास में जब आप थे तो आपको एक्टिविटीज कर करके सिखाया जाता था कि आप करके जानिए कि विज्ञान क्या है। लेकिन एक उम्र ऐसी आ गई, अब आपको अनुभवों से सीखना है। तो बड़ों से आपको सीखना है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। किशोरावस्था जो होती है, टीन एज जो होती है, इसमें व्यक्ति के सोचने के ढंग में भी परिवर्तन होता है, यानी आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा। हो सकता है कोई बच्चा बहुत शार्प माइंडेड हो जाए, इस उम्र में ये भी हो सकता है कि कोई बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ने में मन लगाने लगे, कोई बच्चा बिल्कुल पढ़ ना रहा हो, है ना, और कोई बच्चा ये बिल्कुल अपना फोकस कर दे कि नहीं अब तो 8th क्लास है, अब उसके 9th क्लास में हमें क्या करना है, सब्जेक्ट चूज करना है। अब तो हमें अपनी स्ट्रीम चूज करनी है कि अब 8th क्लास के बाद हमें सब्जेक्ट लेना, हम कौन सा सब्जेक्ट लेंगे। 8th क्लास एक ऐसी क्लास है कि जिसके क्लास बाद आपका फ्यूचर, आपका भविष्य डिसाइड हो जाता है, कौन सा लड़का फ्यूचर में क्या बनना चाहता है। 9th क्लास में ही आपको सब्जेक्ट चूज करने होंगे, तो वहीं पे आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या बनना है। और फोकस जिस सब्जेक्ट पे ज्यादा मेहनत करेंगे आप, जिस सब्जेक्ट में आप ज्यादा आगे बढ़ेंगे, आपका माइंड, टीचर सजेस्ट करते हैं कि ये सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, अच्छा स्कोर हो रहा है, तो आप ये सब्जेक्ट ले सकते हो। किसी बच्चे को सलाह दी जाएगी कि तुम बड़े होके डॉक्टर बन लेना, किसी बच्चे को सलाह दी जाएगी कि आप बड़े होके इंजीनियर बन लेना। कोई बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा है तो वो सोचता है कि मैं इंजीनियर बन सकता हूँ, है ना। तो अब ये उम्र जो है ये सोचने के ढंग में भी परिवर्तन लाती है। तो टीन एज सबसे पहले जानेंगे। टीन एज 10-11 साल लड़कियों में और 13 साल लड़कों में से शुरुआत हो करके 17-18 साल तक ये उम्र चलती है, जो बहुत ज्यादा, क्या कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा नाजुक उम्र होती है ना। तो इस समय पे सोचने समझने की शक्ति भी बदलती है, उनके वे ऑफ थिंकिंग भी चेंज हो जाता है। पहले की अपेक्षा किशोर जो थे वो अधिक स्वतंत्र, अपने आप को इंडिपेंडेंट समझते हैं। आई कैन डू एनीथिंग, सब कुछ हम कर सकते हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम कहीं भी आ जा सकते हैं, हम अब बड़े हो गए हैं और सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, यानी कि अपने प्रति सचेत हो जाते हैं। आप छोटे थे तो शायद आपको नहाने की इतनी चिंता नहीं थी, लेकिन अब आपको लगता है कि हाँ डेली नहाना जरूरी है, अच्छे कपड़े पहनना जरूरी है, अच्छा दिखना जरूरी है, यानी कि वो खाने पीने पर भी ध्यान देते हैं कि हमको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उसकी चॉइस होती है ना। तो चेंज क्या हुआ, वे ऑफ थिंकिंग, आपकी सोचने का ढंग जो है वो भी परिवर्तित होने लगा और आप अपने प्रति और अधिक सचेत हो गए हैं, या कहते हैं अवेयर हो चुके हैं, है ना। अब इस समय पे आपका बौद्धिक विकास भी होता है, यानी कि जो आपका मेंटल डेवलपमेंट है वो भी इस समय बहुत स्ट्रांग होता है। और कोई चीज आप सोचते हैं ना तो डीप सोचते हैं, मतलब किसी भी विषय में अगर आपको सोचने को बोला जाए तो आप उसमें काफी टाइम लेते हैं, डीप सोचते हैं। और उसके बाद ये टाइम ऐसा है कि जब आपकी जो ब्रेन है ना, जो मस्तिष्क है आपका, इस समय पे आपके मस्तिष्क की जो सीखने की क्षमता है, यानी लर्निंग एबिलिटी जो है बच्चों, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो इसलिए इस समय, ये समय देखो, समय तो कभी घूम कर वापस नहीं आता। समय जो है, अभी इस समय आप 8th में हैं तो वापस आप 5th में नहीं जा सकते, यानी कि समय कभी घूमकर वापस नहीं आता, समय का चक्का हमेशा चलता रहता है। तो समय का सदुपयोग करना चाहिए। ये उम्र ऐसी है कि इस उम्र पे आप अपनी सीखने की क्षमता को बहुत तेजी से विकसित कर सकते हैं। सबसे ज्यादा कैपेबिलिटी इस समय होती है कि जब आपका मस्तिष्क डेवलप हो रहा होता है। तो इस समय पे जो जैसे बच्चे हैं वो शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों के प्रति अपने आप को मतलब एक्सेप्ट करना होता है कि हाँ ये चेंजेस होंगे ही होंगे, आप एक्सेप्ट करें
तो भी आपके शरीर में परिवर्तन होगा। यदि आप नहीं एक्सेप्ट करना चाहते तब भी परिवर्तन तो होगा ही, है ना। तो चेंज को, बदलाव को हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए। आप एक्सेप्ट करेंगे तो हेल्दी तरीके से परिवर्तन होगा, अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब भी परिवर्तन तो होगा ही, है ना। तो ये मान के चलें कि जो होना है उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना है, मानसिक तौर पे आपको तैयार रहना है और मेंटली अपने आप को क्या रखना है, फिट रखना है। किसी भी प्रकार का परेशान नहीं होना है, अपने आप को असुरक्षित नहीं महसूस करना है और एकदम ठीक रहना है। और ये ध्यान दे के चलना है कि हमेशा बड़ों का साथ है आपके साथ, तो कभी भी परेशान नहीं होंगे। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होने पर आप शेयर कर सकते हैं। इस समय पे आपको गुड टच, बैड टच का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए और लोगों से उचित दूरी बना के रखनी चाहिए जितना आप चाहें। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप गुड टच और बैड टच को भी महसूस करना सीखें कि कौन सा टच गुड है। जैसे आपकी माँ का स्पर्श हमेशा गुड टच में आएगा। कोई अजनबी हो सकता है, गर्ल्स को या इवन बॉयज को भी टच से आप फील कर, यू कैन फील द गुड टच और बैड टच। गुड टच और बैड टच को आप फील कर सकते हैं। ये प्रकृति द्वारा, मतलब मनुष्य को ईश्वर ने ऐसी शक्तियां दी हैं कि आप खुद महसूस कर सकते हैं कि ये अच्छा है या बुरा है ना। और इसके लिए आप अपने आप को, हर कोई अपना एक नियम बना सकता है कि ये चीज सही है, इसके बाउंड्री के बाहर चीजें हैं तो गलत हैं। तो किशोर होने के नाते आपको ये समझना चाहिए कि असुरक्षित आपको नहीं महसूस करना है, मेंटली हेल्दी तरीके से डेवलप होना है और बिना किसी चिंता के अपने करियर पे फोकस करना है, अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि इस समय पे मेंटल हेल्थ जो है वो मैटर करती है और बौद्धिक विकास सबसे तेजी से होता है। आपके मस्तिष्क का डेवलपमेंट सबसे तेजी से हो सकता है। तो अब ये कह सकते हैं हम कि अपने जीवन के कुम्हार आप ही हैं। आप जैसा चाहेंगे वैसा आपका जीवन हो जाएगा। इस समय पे यदि आप चाहेंगे कि आपको डॉक्टर बनना है तो आप डॉक्टर बनेंगे, लेकिन उसके लिए आपको खुद मेहनत करनी होगी। जो इंजीनियर बनना चाहता है वो इंजीनियर बनेगा, लेकिन उसके लिए आपको फोकस करना होगा और कंसंट्रेट होके आपको अपने जीवन पे मेहनत करनी होगी। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने अपनी ही उम्र के बारे में हम लोगों ने चर्चा करी, विचार करा कि क्या सही है, क्या गलत है। आप अपने आप को किस तरह से आगे बढ़ाएं, कैसी सोच रखें, चिंता ना करें। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होने पर यू कैन शेयर विद चैट। आप चैट के माध्यम से भी अपनी समस्या बता सकते हैं, उसका समाधान अवश्य ही किया जाएगा। आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।